प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय शुरू करने से पहले, क्योंकि आप सभी न्यू छात्राएं हैं, विभिन्न विद्यालयों से +2 की कक्षा के बाद आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं आप सबका स्वागत करती हूं महाविद्यालय परिवार में। और इस महाविद्यालय में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत करें, मैं आपको अपना परिचय दे देना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुषमा गर्ग है। मैं हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद के हिंदी विभाग में पिछले 4 वर्षों से रेगुलर सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं आप सबको हिंदी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम और लिटरेचर को पढ़ाऊँगी। और आपको यह बता देना चाहती हूँ कि मेरी योग्यता या जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है वो MA B.Ed MPhil हिंदी से, PhD हिंदी से, UGC नेट और टेस्ट क्लियर हिंदी से ही मैंने किए हैं। और मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस लगभग 15 वर्षों का है। मैं 15 सालों से अध्यापिका के पद पर कार्य कर रही हूँ। हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद में मैं पिछले 4 वर्षों से हूँ। उससे पहले मैंने 6 वर्ष SD महिला महाविद्यालय नरवाना में, 2 वर्ष वैश्य महिला महाविद्यालय रोहतक में और 5 वर्ष मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एज ए लेक्चरर काम किया है। तो आप सबको मेरा परिचय मिल गया होगा। तो जो हमारा BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने सबने +2 तक में पढ़ा होगा कि इतिहास क्या होता है। अब हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। इतिहास यानी हिस्ट्री में जैसे कि हम राजाओं महाराजाओं का काल यानी विगत वर्षों में जैसा भी हमारा समाज रहा, वो सब कालक्रम, वो सब घटनाएं हम इतिहास में पढ़ते हैं। परंतु हिंदी साहित्य का इतिहास उससे अलग हटकर है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य विगत वर्षों में और पिछले वर्षों में यानी प्राचीन काल से लेकर अब तक हिंदी साहित्य किस प्रकार से विकसित हुआ है। तो हिंदी साहित्य के विकास क्रम शुरुआत से लेकर अंत तक उसके विकास की क्रिया से संबंधित जो भी है वह हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 भागों में है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम आपके पाठ्यक्रम में आदिकाल को पढ़ेंगे। और आदिकाल में हम जो आदिकाल है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो प्राचीन है और साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो भी अत्यधिक प्राचीन है। अर्थात इतिहास किस तरह से वर्गीकृत हुआ उसको हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 4 भागों में है। प्रथम भाग है आदिकाल। आदिकाल क्या है? यानी शुरुआत में जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था, आदिकाल था, उसमें हिंदी साहित्य की दशा और दिशा कैसी थी, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। परंतु किसी भी काल के साहित्य को जानने से पहले उस काल की परिस्थितियां क्या रही, उस काल की समय सीमा क्या रही, इसको जानकर समझकर ही हम उसके इतिहास से अवगत हो सकते हैं। तो आदिकाल की जो समय सीमा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास की जो आदिकाल की समय सीमा है संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी जाती है। इस काल अवधि में देश में जो भी परिस्थितियां रही, जो भी वातावरण रहा, वो उन परिस्थितियों और वातावरण को समझने के पश्चात ही हम इतिहास को समझ सकते हैं। तो 5 तरह की परिस्थितियां किसी भी देशकाल व वातावरण को निर्धारित करने और समझने में सहायक होती हैं। वो कौन सी हैं? राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां। परंतु इस प्रश्न में आदिकाल में जो साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी, यानी साहित्यिक रूप से वातावरण कैसा था, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने गलती से बोल दिया था कि साहित्यिक परिस्थितियों, हम सांस्कृतिक परिस्थितियां इस काल अवधि में यानी संवत 1050 से 1375 की समय अवधि में सांस्कृतिक रूप से देश कैसा था, वहाँ का वातावरण कैसा था, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए,
सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है अत्यधिक प्राचीन है, परंतु आदिकाल तक आते आते उसमें अत्यधिक परिवर्तन हो गए थे। सांस्कृतिक दृष्टि से हर किसी युग का, प्रत्येक युग का एक विशेष महत्व होता है, परंतु सम्राट हर्षवर्धन का काल था। सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारतीय संस्कृति का, जैसा कि पहला पॉइंट आप देख रहे हो, हर्षवर्धन का काल भारतीय संस्कृति के चरमोत्कर्ष का काल। तो यह काल जो है चरमोत्कर्ष का, भारतीय संस्कृति के चरमोत्कर्ष का काल था। लेकिन यह जो विकास है सिर्फ सम्राट हर्षवर्धन के काल तक ही सीमित रहा। सम्राट हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी, परंतु धीरे धीरे यह विकास क्षीण होता चला गया। सम्राट हर्षवर्धन के काल को ही भारतीय संस्कृति के चरमोत्कर्ष का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में उनके समय में संगीत कला का, चित्रकला का, मूर्ति कला का, भवन निर्माण कला का, ये सभी कलाएं पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंच चुकी थी। इसलिए इस काल को संस्कृति का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग, जहां इस काल में अरब जो इतिहासकार है अल बुरूनी व आक्रमणकारी महमूद गजनबी जो थे, उन्होंने हिंदुओं में ईर्ष्या की भावना को जागृत किया और धीरे धीरे उनमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों में टकराहट भी बढ़ी, यवनों के हाथों में राजसत्ता आ गई। और परंतु धीरे धीरे जो मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव है वो भारतीय संस्कृति पर आने लगा और हम क्या देखते हैं कि हमारे त्योहारों, मेलों, खान पान, वेशभूषा, विवाह परंपराओं पर इस्लाम संस्कृति की छाप पड़ने लगी थी। जहां एक और अरब और फारस में सूफी मत का जन्म हो चुका था, वहीं दूसरी ओर जो विदेशी आक्रमणकारी थे मुस्लिम संस्कृति भी अपने साथ लेकर आए थे, तो जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी थी। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति के परस्पर मिलन का युग भी यह युग कहा जाता है। और फिर भव्य मंदिरों का निर्माण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में हिंदू संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई थी, तो इस काल में जो भवन निर्माण है, जो मंदिर निर्माण है, वो अद्भुत तरीके से हुए। भुवनेश्वर, खजुराहो, सोमनाथ, पुरी, बेलोर, कांची, तंजौर, आबू के भव्य मंदिरों का जो निर्माण है वो इस काल की ही अद्भुत विभूतियाँ थी। जो अरब इतिहासकार है अल बुरूनी और आक्रमणकारी महमूद गजनबी तो इन मंदिरों की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित भी रह गए थे कि कितने भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है। और दूसरा, जहां हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का परस्पर मिलन हुआ, वहीं फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ा। अर्थात भारतीय संस्कृति ने मुस्लिम संस्कृति को प्रभावित किया, क्योंकि वो जो विशेषकर जो भारत के उत्सव थे, पर्व थे, मेले, त्योहार, वेशभूषा, आचार विचार, मनोरंजन आदि पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। जहां मुसलमान मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम शासकों के कारण जहां मूर्ति कला का विकास अवरुद्ध हो गया, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के कारण ही आदिकाल में मुक्त एवं जीवंत कलात्मक चेतना का विकास भी नहीं हो पाया। अतः आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियों पर मुसलमानी शासकों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मुस्लिम शासकों, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू नारियों पर किए जाने वाले अत्याचार। इस युग में हम देखते हैं कि जो नारी है उस पर मुसलमान शासकों द्वारा अत्यधिक अत्याचार किए गए। नारी अब अर्धांगिनी न बनकर केवल भोग्या बन गई थी। उनके लिए शिक्षा प्राप्ति के अवसर सीमित कर दिए गए थे और फलस्वरूप भारत की जनता जो अशिक्षित थी, तो वहाँ पर अब वर्ण व्यवस्था कर्मणा न रहकर जन्मना हो गई थी। और इस युग में अंधविश्वासों, पाखंडों, बाह्याचारों का बोलबाला होने के कारण जो दक्षिण भारत में मंदिर में देवताओं की पूजा और अर्चना करने वाली देवदासियां थी, वो वेश्याएं थी, जिन पर राज्य के शासकों, उच्च अधिकारियों, मंदिर के महंतों आदि का ही अधिकार था। अर्थात उन वेश्याओं को इन मंदिर के उच्च शासकों द्वारा भोग विलास के लिए प्रयोग में किया जाता था। अर्थात नारी की जो दशा है बहुत अधिक दयनीय इस काल में देखने को
मिलती है। अर्थात इस काल में नारी के मान सम्मान जैसी बातें तो बिल्कुल जैसे ख़त्म सी ही हो गई थी। दूसरा हम क्या देखते हैं कि संगीत कला पर भी विदेशी संस्कृति का प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लग गया था। इस काल में संगीत कला भी जो है उस पर भी भारतीय संगीत कला पर भी हम देखते हैं कि भारतीय व ईरानी यानी मुस्लिम सभ्यता का मिश्रण देखने को मिलता है। अर्थात संगीत कला को भी विदेशी संस्कृति मुस्लिम संस्कृति ने प्रभावित किया। फिर हम देखते हैं कि वास्तुकला में भारतीय व ईरानी शैली का अद्भुत समन्वय। इस काल में नए नए भवनों का निर्माण हुआ और इसी युग में मंदिरों व मस्जिदों का समान रूप से निर्माण हुआ। प्रायः हिंदू शासकों व धनाढ्यों में धनी लोगों में मंदिर आदि का निर्माण करने की प्रबल भावना थी, परंतु मुसलमान शासकों में मंदिरों को ध्वस्त करने और वहां मंदिरों को मस्जिद बनाने की प्रबल इच्छा थी। अर्थात यहाँ पर संगीत कला, वास्तुकला, चित्रकला से संबंधित अनेक शैलियाँ भी विद्यमान थी। वास्तुकला में भारतीय व ईरानी शैली का अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। वास्तुकला, चित्रकला व भवन निर्माण कला का पूरी तरह से विकास तो हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि इस विकास पर मुस्लिम संस्कृति ने धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा लिया था। कहने का अभिप्राय यह है कि जो हिंदू संस्कृति है वो स्वतंत्र संस्कृति नहीं रही थी। उसमें जो भी विकास हुआ उस पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ तक कि भारतीयों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में भी मुसलमानों के आगमन से परिवर्तन आ गए थे। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो आदिकाल है हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग कहा जाता है, लेकिन हम निष्कर्ष रूप में यह भी कह सकते हैं कि आदिकाल की भारतीय संस्कृति जो है भले ही उत्कर्ष प्राप्त संस्कृति थी, लेकिन इस काल में निज परंपरा के ह्रास और इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी देखने को मिलती है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस काल में जो भी विकास हुआ वो हिंदुओं द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ, अपितु मुस्लिम संस्कृति ने उस विकास को, उस उत्कर्ष को प्रभावित किया। अर्थात मुसलमानों का कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में विध्वंस, अत्याचार, आक्रमण और मुस्लिम संस्कृति भारतीय संस्कृति को प्रभावित करते हुए दिखाई देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सांस्कृतिक परिस्थितियों को पढ़ा। आप सभी इसको ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे, और इसमें आपको जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ लेंगे। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा।